कई सारी यूनिवर्सिटीज में तो आपको IELTS, GMAT, GRE ये भी नहीं देना। तो अब कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स के बारे में बात कर लेते हैं जिसके बारे में बात करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग प्लान कर रहे हो जर्मनी में जाने का। और इसी के साथ डे टू डे लाइफ में अगर रेसिज्म की बात की जाए तो यार, हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू हम तुम इन इंग्लैंड। मैं हूं गौरव। और काफी सारे लोगों ने यार मेरे से पर्सनली ये डाउट पूछा है कि या फिर रिक्वेस्ट करी है कि यार आप अपना जर्मनी का एक्सपीरियंस बताओ। आप जर्मनी पढ़ाई करने गए थे, जैसे कि मैं 2015 में गया था वहां पे पढ़ाई करने। तो मैंने वहां पे कौन सी पढ़ाई करी, क्या मेरा एक्सपीरियंस था ओवरऑल, और मैं यूके में क्यों मूव किया। सो बेसिकली व्हाई आई चोज जर्मनी फॉर स्टडिंग मास्टर्स एंड मेरा जो ऑनेस्ट एक्सपीरियंस था, तो वो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो से। तो यार काफी सारे स्टूडेंट जो है वो अब्रॉड में पढ़ाई करने का प्लान करते हैं, वो इंडिया से मूव करने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन वो फाइनेंशियली जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो मेरी भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही थी। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे कि यार बाहर जाके पढ़ाई करना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा खर्चा लगता है पढ़ाई करने का। तो मैंने कहा यार सस्ते सस्ते में पढ़ाई हो जाए और एक अच्छी जगह पे पढ़ाई हो। तो अब उसकी रिसर्च मैंने स्टार्ट करी। तो मेरे दिमाग में, या मैंने रिसर्च के अकॉर्डिंग मैंने देखा कि जर्मनी है जहां पे ट्यूशन फीस जो है वो फ्री है। मतलब वहां पे आपको पढ़ाई करने के पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ट्यूशन फी नहीं देनी पड़ेगी, ओनली लिविंग कॉस्ट लगेगा। और वहां पे पढ़ाई जो है वो 2 साल की है, जो मास्टर स्टूडेंट स्टडी है। तो बेसिकली लो कॉस्ट स्टडी हो जाएगी उस कंट्री में। और दूसरा जो है हाई क्वालिटी एजुकेशन। आप जर्मनी की पढ़ाई आपको पता ही होगा यार, वेल डेवलप्ड कंट्री है यूरोप में। तो वहां की पढ़ाई जो है वो हाईली रिकॉग्नाइज्ड है और बहुत ही अच्छी हाई क्वालिटी एजुकेशन वहां पे प्रोवाइड की जाती है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या था वहां पे पढ़ाई करने का, जो डिग्री है ना वो इंग्लिश में होगी। लैंग्वेज जो है वहां पे जर्मन चलती है, लेकिन जो डिग्री है वो इंग्लिश में है। तो ओवरऑल मैंने ये सोचा यार ये बहुत ही बड़ा एक फाइनेंशियल रिस्क नहीं होगा। मैं मतलब लोन लेके भी जा सकता हूँ। जर्मनी जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको लिविंग कॉस्ट तो नहीं है, बट आपको एक ब्लॉक्ड अकाउंट खुलवाना पड़ता है। और उसमें उस टाइम पे 8040 समथिंग जो है वो ब्लॉक्ड अकाउंट में आपको डालने थे। 2015 की बात है। तो ब्लॉक्ड अकाउंट में डालने के लिए अब आपके पास अगर वो भी पैसे नहीं है तो आपको लोन लेना पड़ेगा। तो बैंक से अरेंज किए 7-8 लाख रुपए ब्लॉक्ड अकाउंट में डाले। और उसके बाद 1-1.5-2 लाख की मेरे पास सेविंग्स थी। तो उसी के बाद मैंने क्या किया, जर्मनी जो है अपना फाइनल कर दिया कि भाई यहीं पर ही पढ़ाई करनी है और यहाँ से अरेंजमेंट जो है वो 7-8 लाख रुपए में हो जाएगा। एक साल का जो लिविंग कॉस्ट होता है वहां पे वो 7-8 लाख रुपए है। उसके बाद आप वहां पे पार्ट टाइम जॉब करके अगले साल के लिए आप ब्लॉक अपने जो अकाउंट में दिखा सकते हो और अपना वीजा जो है वो एक्सटेंड कर सकते हो। तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। काफी सारे स्टूडेंट जो है वो इंडिया से जर्मनी आजकल जाते हैं और उस टाइम पे भी जा रहे थे। दूसरा वहां पे PSW जो था वो 18 मंथ्स का मिल रहा था। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। मतलब पढ़ाई होने के बाद आपको 18 मंथ्स का PSW मिलेगा तो आप जॉब भी ढूंढ सकते हो। और जैसे कि आपको पता है यूरोप में जर्मनी जो है वो बहुत ही वेल डेवलप्ड कंट्री है। तो जॉब से रिलेटेड कोई भी वहां पे प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो ये सारे बेनिफिट्स को देख दुख के मैंने ट्राई किया कि यार 2-3 यूनिवर्सिटी में ट्राई करते हैं, देखते हैं वहां से ऑफर लेटर आता कि नहीं आता। तो 2-3 में से 2-3 में आ गया था मेरा ऑफर लेटर। और उसके बाद मैंने जो है टेक्निशियन होक्सचुले कोलोन में जो है अप्लाइड साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोन जो है वहां पे मैंने एडमिशन लिया। कम्युनिकेशन सिस्टम एंड नेटवर्क्स जो था मेरा कोर्स था। अब दूसरी बात आती है यार वहां पे एकोमोडेशन। जैसे हर कंट्री में आप जाते हो तो आपको पहले एकोमोडेशन सॉर्ट आउट करनी पड़ती है, लेकिन जर्मनी का ये एक फायदा था कि वहां पे स्टूडेंट एकोमोडेशन जो है वो मिलना ईजी है। जैसे ही आपके पास एनरोलमेंट लेटर आता है यूनिवर्सिटी से, आप क्या करते हो, अपनी यूनिवर्सिटी का जो इंटरनेशनल ऑफिस होता है वहां पर आप अप्लाई कर देते हो एक स्टूडेंट हॉल के लिए। तो वहां पे स्टूडेंट एकोमोडेशन बहुत ही अच्छी क्वालिटी की एकोमोडेशन है। मतलब काफी बड़े एरिया में हर जगह पे स्टूडेंट एकोमोडेशन बनी होती है। काफी सारे स्टूडेंट्स एक साथ रह रहे हैं, डाइवर्सिटी है, हर हर कंट्री से स्टूडेंट्स आए हुए हैं वहां पर। हर डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स वहां पे रह रहे हैं। मतलब कोलोन एक सिटी है। कोलोन में ये नहीं है कि टेक्नीशियन होक्सचुले में ही सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, कुछ MBA कर रहे हैं या कुछ बिजनेस रिलेटेड कोर्स कर रहे हैं, तो वो भी सेम एकोमोडेशन में रह रहे हैं। तो काफी एक डाइवर्सिटी थी। अब बेसिकली स्टूडेंट एकोमोडेशन का अप्लाई करने का यही प्रोसेस है। इंटरनेशनल ऑफिस में कॉल करनी पड़ेगी आपको यूनिवर्सिटी में, और वो आपकी जो है अरेंज कर देंगे। जल्दी से जल्दी करना पड़ता है ताकि आपको मिल जाए। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि यार लिविंग कॉस्ट को देखते हुए स्टूडेंट एकोमोडेशन में मेरी जो पर मंथ का मेरा जो रेंट जाता था वो सिर्फ 184 यूरोज था। आप बिलीव कर सकते हो 184 यूरोज, दैट्स इट। उसमें इंटरनेट का खर्चा भी है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस भी इंक्लूडेड है। तो क्योंकि वो स्टूडेंट हॉल है वहां पे, वो प्राइवेट एकोमोडेशन नहीं था, तो इसलिए खर्चा जो है वहां पे बहुत ही कम होता है। कुछ और भी फ्लैट्स थे, जैसे कि 250 वाले भी फ्लैट्स थे जो थोड़े सेपरेट से हैं और जो थोड़े बड़े हैं। बट मेरा जो फ्लैट था वो 2 बेडरूम फ्लैट था। मतलब 1-2 प्राइवेट बेडरूम्स और किचन और बाथरूम जो है वो शेयर्ड है। तो ये कुछ ऐसा सिस्टम वहां पे हो गया था। अब
हम बात कर लेते हैं मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, वहां पे कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं कि मुझे क्या एज ए पॉजिटिव लगे जिसकी वजह से मैं वहां गया या वहां पे रहने के बाद। पहला तो सबसे बड़ा आपको पता ही है यार, ट्यूशन फीस नहीं है वहां पे, तो आपका खर्चा जो है वो बहुत ही कम होगा। 7-8 लाख रुपए मेरे लगे थे। मतलब मुझे अभी भी याद है, मैंने 7 लाख के अराउंड का बैंक से लोन लिया था। और क्योंकि वो लोन जो है आपको लिविंग कॉस्ट पे लिया था मैंने। नॉर्मली नॉर्मली बैंक क्या करते हैं, वो आपको एजुकेशन लोन जो है वो प्रोवाइड करते हैं ट्यूशन फीस के ऊपर, लेकिन मैंने लिविंग कॉस्ट के ऊपर लेना था। तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक बैंक थे जैसे HDFC हो गया, क्रेडिला हो गया, यहां से मैंने लोन लिया था। तो अब उनका इंटरेस्ट रेट जो होता है वो काफी हाई होता है। तो 7 लाख की जगह मैंने 11 लाख टोटल जो है वो इंटरेस्ट के साथ पे किया है। बट कोई बात नहीं यार, लगा है तो लगा है, क्या कर सकते हैं। तो वहां से मैंने एजुकेशन लोन लिया और वहां से अपनी पढ़ाई जो है स्टार्ट करी, मास्टर्स एडमिशन लिया, और यहाँ से मेरी जर्नी जो है वो जर्मनी की स्टार्ट हो गई थी। तो अगर ट्यूशन फीस लो है तो बेसिकली ये बहुत ही बढ़िया चीज हो जाती है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। और ऊपर से इंग्लिश में पढ़ाई हो रही है तो यार और क्या चाहिए। एक यूरोपियन कंट्री में, एक जो जर्मनी ऐसी कंट्री जहां पे जर्मन बोलते हैं हर कोई, तो वहां इंग्लिश में आप पढ़ाई कर रहे हो, तो ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात की जाए तो पार्ट टाइम जॉब्स की, वहां पे पार्ट टाइम जॉब्स बहुत ज्यादा है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने बहुत तरह की पार्ट टाइम जॉब जो है वहां पे करी है। सबसे पहले मैंने वहां पे एक वेयर हाउस में जॉब करी थी। वेयर हाउस में जैसे किचन का बहुत बड़ा वेयर हाउस था, किचन के आइटम्स होते हैं उनको पैक करना, जैसे अमेजोन का आप मान लो, तो वहां पे उन चीजों को पैक करना, रैप करना और वो आगे डिलीवरी के लिए देना। तो ये कुछ ऐसी पार्ट टाइम जॉब थी। सुबह सुबह जाना पड़ता था 5-6 बजे। अब वहां पे ट्रांसपोर्ट जो है वो स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, तो आपके पास एक पास बन जाता है। जैसे ही आप एनरोल करते हो यूनिवर्सिटी में, एक पास दे देते हैं, स्टूडेंट ID पास। तो उसके बेस पे आप जो है पूरे अपने आई थिंक स्टेट में, नॉर्थ राइन वेस्टफालन जो स्टेट है वो कलोन वाला, तो वहां पर पूरा आप ट्रेवल कर सकते हो। डॉयचे बान वगैरह में आप ट्रेवल कर सकते हो, लेकिन ICE ट्रेन में आप ट्रेवल नहीं कर सकते। तो वो आई थिंक नॉन रीजनल ट्रेन होती है ICE वाली, उसमें आप ट्रेवल नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली आप ट्रेवल कर सकते हो, तो आप कहीं पर भी जा सकते हो, आपको ट्रेवल का कोई भी खर्चा नहीं है। तो जहां पर भी जॉब मिले आप अपना ले लो। और अपना ट्रैम्स चलती है हर सिटी में, तो वहां ट्रैम्स के अकॉर्डिंग आप अपना ट्रैम्स में बैठो और अपना वो पहुंचा देगी। घर के बाहर जाओगे तो स्टेशन है ट्रैम का, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद वहां पे ट्रैम्स का स्टेशन। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही ज्यादा वेल कनेक्टेड है जर्मनी में। तो अपना वेयर हाउस में जॉब करी, फिर मैंने एक जर्मन कैफे में जॉब करी। जर्मन कैफे में मैंने 7 से 8 महीने करी, क्योंकि बहुत ही सही काम था। किचन में काम था अपना, कुछ ज्यादा इधर उधर कुछ नहीं करना। अपना नॉर्मल डिश वॉशर वगैरह में बर्तन डालने हैं, या सैंडविचेस बनाने हैं, या कुक्स जो कुक है वहां पे उसकी हेल्प करनी है, या थोड़ी बहुत क्लीनिंग हो जाती है वो करना है। सर्व करने का काम मेरा नहीं था, मेरा सिर्फ किचन में था। तो बेसिकली ये जॉब मैंने जो है वहां पे करी। दूसरी एक और जॉब मैंने वहां पे कौन सी करी, जैसे बेसिकली वहां ट्रैम्स चलती हैं, तो एक सर्वे होता है वहां पे, हर साल होता है, कुछ होता है। कहीं से मुझे पता लगा था कि यार ये वाली स्टूडेंट जॉब अवेलेबल है, 10 यूरो पर घंटे का आपको मिलेगा। और काम कुछ नहीं करना, आपको एक स्टेशन से चढ़ना है जहां से ट्रैम स्टार्ट हो रही है, और आपको ये काउंट करना है कि उस वाले 2 डोर्स पे कितने लोग एंटर कर रहे हो, कितने लोग बाहर जा रहे हो। तो ये सर्वे हो रहा था, काफी सारे स्टूडेंट जो है ये वाला काम कर रहे थे। तो अपना एक स्टेशन पे स्टार्ट करो, अपना बैठे रहो और काउंट करते रहो कितने उतर रहे हैं, कितने चढ़ रहे हैं, और अपना लास्ट वाले स्टेशन पे उतर जाओ। तो अपना बैठने वाली जॉब थी, 10 पाउंड घंटे का आपको मिलता था। तो ये वाली जॉब भी मैंने वहां पे करी हुई है। तो बेसिकली पार्ट टाइम जॉब जो है वो बहुत ज्यादा अवेलेबल है जर्मनी में, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आप अपना खर्चा जो है इजीली निकाल लेते हो। और दूसरा यार, जर्मनी में जाने का ना वीजा प्रोसेस जो है वो बहुत ज्यादा इजी और सिंपल है। कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। और एडमिशन का जो क्राइटेरिया है या एडमिशन का जो रेट है वो बहुत ही हायर है, तो ऐसी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, आपको एडमिशन इजीली मिल जाता है वहां पर। कई सारी यूनिवर्सिटीज में तो आपको IELTS, GMAT, GRE ये भी नहीं देना, वो डिपेंड करता है आप कौन सा कोर्स कर रहे हो, उसके रिक्वायरमेंट क्या है। बट कुछ यूनिवर्सिटीज में IELTS, GRE, GMAT इनकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसी के साथ एक बहुत ही बड़ा फायदा था वहां पर कि आपको जो वीजा मिलता है वो शेंगन वीजा मिलता है। अब शेंगन वीजा में क्या है, आप यूरोप की कितनी भी कंट्रीज है सब में घूम सकते हो। तो मेरे कितने फ्रेंड्स थे जो जर्मनी में, मतलब हम साथ में पढ़ाई कर रहे थे, और वो लोग कभी पेरिस जा रहे हैं, कभी प्राग जा रहे हैं, कभी ऑस्ट्रिया जा रहे हैं, कभी कहाँ घूमने जा रहे हैं। तो हर जगह पे वो घूमते रहते थे। पढ़ाई की बात की जाए तो पढ़ाई यार बहुत ही ज्यादा मुश्किल है जर्मनी में। ऐसा नहीं है कि इंडिया की तरह पढ़ाई है वहां पे। इनफैक्ट यूके की पढ़ाई भी बहुत ज्यादा इजी है जर्मनी से कंपेयर करो तो। जर्मनी में बहुत ही वो ना प्रैक्टिकल अप्रोच है उनकी पढ़ाई से रिलेटेड। और अगर आपको एग्जाम देना, कोई भी आपको कोर्स सेलेक्ट करना है, तो एग्जाम देने से पहले पहले आपको लैब क्लियर करनी पड़ेगी। डिपेंड करता है आपका टेक्निकल कोर्स है, नॉन टेक्निकल है। हमारे में टेक्निकल कोर्स था, तो आपको एक लैब क्लियर करनी पड़ती है पहले, और अगर आप वो लैब क्लियर करोगे तभी आप एग्जाम में बैठ सकते हो। तो बहुत ही स्ट्रिक्ट था वहां पे ये पूरा सिस्टम जो था पढ़ाई से रिलेटेड। तो ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस था जर्मनी में रहने का वो बहुत ही अच्छा रहा। तो अब कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स की बारे में बात कर लेते हैं, जिसके बारे में बात करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग प्लान कर रहे हो जर्मनी में जाने का, तो आपको एक रियल ऑनेस्ट एक्सपीरियंस मेरी तरफ से मिलना चाहिए कि मुझे कौन कौन से ड्रॉबैक्स लगे वहां पर रहने के, या फिर अगर आप वहां पे पढ़ाई करने जा रहे हो। तो यार सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है ना वहां पे जर्मन लैंग्वेज का है।
एक दिन 2 दिन चल जाता है, आप कहीं पर बोल दो कि डू यू स्पीक इंग्लिश और नॉट, तो वो लोग इंग्लिश में रिप्लाई कर देंगे आपको, या फिर यूनिवर्सिटी में इंग्लिश चल जाएगी। लेकिन डे टू डे लाइफ में अगर आपको जर्मन नहीं आती है तो आपकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी वहां पर। मतलब टू बी ऑनेस्ट मेरे साथ यही हुआ था। स्टार्टिंग में मैं जर्मन का एक कोर्स करके गया था इंडिया से, लेकिन जब वहां पे पहुंचा तो जो मैंने इंडिया से कोर्स किया था वो एक्चुअली में इतना ज्यादा यूजफुल नहीं लग रहा था मुझे। तो मैंने क्या किया, वहां पर उनके प्राइवेट स्कूल्स होते हैं जर्मन लैंग्वेज सीखने के, A1 A1.1 A1.2 A2.1 A2.2 ऐसे करके उनके जो कोर्स स्ट्रक्चर होता है जर्मन सीखने का। तो मैंने A2.1 तक वहां पे सीखा। उसके पैसे देने पड़ते हैं आपको प्राइवेट, अगर वहां पे आप सीख रहे हो। 150-200 पाउंड एक कोर्स का था, तो मैंने ठीक है मैंने दे दिया, क्योंकि लिविंग कॉस्ट इतना ज्यादा भी महंगा नहीं था। रेंट आपका इतना ज्यादा नहीं है, जैसे यूके में तो रेंट यार 600-700 पाउंड आज की डेट में जा रहा है स्टूडेंट्स का भी। वहां पे तो मेरा 185 पाउंड जा रहा था, 185 यूरो जा रहा था, तो आराम से अफोर्ड कर सकते थे। और वहां से एजुकेशन लोन के पैसे भी कट रहे थे, तो वो भी मैं ही दे रहा था। तो ये सब चीजों को लेके मतलब लैंग्वेज सीखना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब, अगर आपको अच्छी पार्ट टाइम जॉब चाहिए तो आपको थोड़ी बहुत लैंग्वेज जर्मन जो है वो आनी चाहिए। तो वो सीखने के बाद फिर मैंने जर्मन कैफे में अप्लाई किया, और थोड़ी बहुत जर्मन मैं बोल दे रहा था उस टाइम पे। अभी बहुत ही कम अभी तो बिल्कुल ही भूल गया हूँ मैं। उस टाइम पे थोड़ी बहुत जर्मन जो है वो बोल रहे थे। जर्मन लैंग्वेज जो है वो बहुत ही ज्यादा एक ड्रॉबैक है कि उस कंट्री में जर्मन आपको आनी ही चाहिए। दूसरा, टूटी फूटी जर्मन अगर आप बोल लो, लेकिन अगर आप वहां पे सेटल होने का प्लान कर रहे हो, पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हो वहां पे जॉब करने के बाद, तो आपको B1 लेवल की जर्मन आनी चाहिए। जो B1 मतलब इंटरमीडिएट लेवल, मतलब जैसे मैं यहाँ पे हिंदी में बात कर रहा हूँ या जैसे हम नॉर्मली इंग्लिश में बात करते हैं, तो उस लेवल की आपको जर्मन आनी चाहिए। आप कम्युनिकेट कर पाओ, आप उसकी बात समझ जाओ और आप उसके साथ कम्युनिकेट कर पाओ, तो इतने लेवल की जर्मन आपको पीआर के लिए आनी चाहिए। तो वो भी मेरे दिमाग में घूम रहा था यार, जर्मन लैंग्वेज इतनी ज्यादा सीखनी पड़ेगी। और ये नहीं है कि यार जर्मन लैंग्वेज आज आपने सीखना स्टार्ट किया और आप एक हफ्ते बाद सीख गए। बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज है और हर कोई बंदा नहीं सीख पाता। आज की डेट में भी मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो जर्मन नहीं बोल पाते हैं। उसी के बाद अगर हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि एजुकेशन फ्री है, साथ ही साथ हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो वहां पे पेड है। हेल्थ इंश्योरेंस के आपको पैसे देने पड़ते हैं, तो 110-100 यूरो के अराउंड आपका हेल्थ इंश्योरेंस जाता है। बाकी हेल्थ केयर की बात की जाए तो बहुत ही मॉडर्न फैसिलिटीज है और बहुत ही बढ़िया हेल्थ केयर है जर्मनी का। तो अब पंक्चुअलिटी की बात कर लेते हैं। अच्छा, जो यूनिवर्सिटीज में तो सब कुछ पंक्चुअल रहता है। आपको अगर कोई असाइनमेंट जो है आपको सबमिट करना है तो उसकी डेडलाइन है, या यूनिवर्सिटी या फिर प्रोफेसर के साथ अपॉइंटमेंट लेनी है, तो उसमें भी आपको पंक्चुअलिटी जो है वो पूरी पूरी दिखानी पड़ेगी। और अच्छा, ये प्रोफेसर जो है वो हमेशा बिजी रहते हैं। उनका जो रिसर्च असिस्टेंट होता है उससे आपको डील करना पड़ता है, उससे आपसे बात करनी पड़ती है कि भाई वो प्रोफेसर फ्री है या नहीं है, या डायरेक्टली आप उनको ईमेल कर सकते हो। लेकिन जर्नल केस में जो प्रोफेसर है वहां पे वो बिजी रहते हैं, पता नहीं क्यों। ये एक और ड्रॉबैक था वहां पे स्टडी करने के टाइम पे, मैंने जो नोटिस किया। बिग सिटीज की बात की जाए, फ्रैंकफर्ट, म्यूनिक, बर्लिन, कोलोन, यहाँ पर कुछ आपको इंग्लिश स्पीकिंग लोग जो है वो मिल जाएंगे। अगर आप एज ए टूरिस्ट जा रहे हो फिर तो आप अपना काम चला लोगे, बट आप अगर वहां पे स्टडी कर रहे हो या फिर लॉन्ग टाइम रहने का प्लान कर रहे हो तो आपको जर्मन जो है वो बोलनी ही पड़ेगी। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश आती है, वो फिर भी बोलना नहीं चाहते हैं, या वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं कि मतलब आपको जर्मन जो है वो सीखनी पड़ेगी, आप जर्मनी में हो। तो ये सिस्टम है वहां पे। थोड़े लोग जो है वो थोड़े रूखे स्वभाव के हैं, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं और स्ट्रिक्ट है थोड़े अपने टाइम से रिलेटेड और लैंग्वेज से रिलेटेड। तो ये थोड़ा वहां पे चक्कर है। और इसी के साथ डे टू डे लाइफ में अगर रेसिज्म की बात की जाए तो यार डे टू डे लाइफ में मैंने इतना ज्यादा कोई ऐसा रेसिज्म वहां पे देखा नहीं है, बट ऑफ कोर्स हर सिटी हर कंट्री में थोड़ा बहुत रेसिज्म होता है। और स्पेशली जर्मनी में तो लोग जो है वो काफी स्ट्रिक्ट हैं और काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, थोड़े रूखे स्वभाव के, जैसे मैंने आपको बोला। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको थोड़ा फील हो। अब खाने की बात कर लेते हैं यार। एज अ इंडियन स्टूडेंट एशियन कंट्री से अगर आप जा रहे हो तो खाना जो है यार बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है, टू बी ऑनेस्ट। वहां पे स्टार्टिंग में आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अब मैं जब गया था तो स्टार्टिंग में, अच्छा कुकिंग तो मम्मी बोलती थी कि भाई सीख के चले जाओ, लेकिन सीख के हम गए नहीं, वहां चला लेंगे काम। तो अब वहां पे गए तो भाई मैगी पे जी रहे हैं, और वहां पे रैप मिलता है। रैप जो होता है नॉर्मल रैप के अंदर न्यूटेला लगा के अपना रोल बना के खा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। बाकी अगर घर पे आप खाना बनाना चाहोगे तो आप इंडियन स्टोर्स है वहां पर, इंडियन स्टोर से आप सामान लेके आप ला सकते हो। लेकिन जो इंडियन रेस्टोरेंट्स है वहां पे फील नहीं आती कि वो इंडियन रेस्टोरेंट है। मतलब खाना जो है वो प्रॉपर ट्रेडिशनल ऑथेंटिक खाना आपको नहीं मिलता कहीं कहीं जगह पे। बड़ी सिटीज में हो सकता है, बड़े रेस्टोरेंट्स में आपको कहीं ना कहीं मिल जाए, बट छोटी जहां पे मैं रहता था कोलोन के साथ एक जगह पड़ती है ह्यूर्थ करके, ह्यूर्थ में स्टूडेंट अकोमोडेशन थी, तो वहां पर कोई ऐसा रेस्टोरेंट नहीं था। और जो आसपास थे भी सही, वो इतने कोई खास रेस्टोरेंट नहीं थे। तो खाने से रिलेटेड दिक्कत आएगी, डेफिनेटली आएगी आपको जर्मनी में। दूसरा, यूनिवर्सिटी में बात की जाए तो यार क्लास में आपकी अटेंडेंस जो है वो
ऐसा नहीं है कि आपको रोज आना है। तो आप अगर चाहो तो नहीं भी जा सकते, लेकिन अगर आप नहीं जाओगे तो उसमें आपका ही नुकसान है, क्योंकि कोर्स जो है वो इतने ज्यादा सब्जेक्ट इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। वहां पे जो प्रोफेसर आपको पढ़ा रहा है उसको आपको क्लास में जाके समझना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप वो कोर्स क्लियर नहीं कर पाओगे। मतलब वो कोर्स को पहले क्लास में जाके समझना है और फिर दोबारा से घर पे आके उसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है उसकी, तब जाके आप वो कोर्स जो है वो खत्म कर पाओगे, पास कर पाओगे। इतना ज्यादा डिफिकल्ट वहां पे जो है ये स्टडी का पूरा स्ट्रक्चर इन्होंने बना रखा है। तो स्टडी जो है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज लाइक कनाडा हो गया या यूके हो गया या इंडिया, तो भूल ही जाओ, इंडिया से तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। मतलब बीटेक में जितनी आपने पढ़ाई की है 4 साल में, उससे ज्यादा पढ़ाई आप 2 साल में आप जर्मनी में कर लोगे। मतलब जर्मनी में अगर आप पढ़ाई करके निकलोगे ना तो आपको लगेगा कि टेक्निकली आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो, टेक्निकली आपको बहुत ज्यादा नॉलेज आ गई है। तो ये डेफिनेटली आपको फील होगा जर्मनी में पढ़ाई करने के बाद। तो अब ओवरऑल बात कर लेते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा। मतलब ओवरऑल कंट्री अच्छी है पढ़ाई करने के हिसाब से या फिर जॉब करने के हिसाब से, बट टू बी ऑनेस्ट यार मुझे ऐसा फील होता है, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, मुझे कभी भी ना फील लाइक होम वाली जो फीलिंग है वो नहीं आई जर्मनी में। मुझे हमेशा से लगता रहा कि मैं एक आउटसाइडर हूं और एक नई कंट्री में हूं, जो कि टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा यूके में नहीं लगता है। और यूके में मैं कैसे मूव हुआ उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो यूके में मुझे ऐसा नहीं लगता है। अच्छा, इसमें 2 सिचुएशन आ जाती है। जर्मनी में क्या है, वहां पे सैलरीज भी बहुत ज्यादा है और यूके में सैलरीज कम है। तो फील लाइक होम वाली फीलिंग नहीं थी, बट सैलरीज ज्यादा है वहां पर। यूके में सैलरीज कम है बट फील लाइक होम वाली फीलिंग है। तो अब बात कर लेते हैं मैं यूके कैसे आया। तो अभी जो है वो ऑलरेडी यूके में थी और वो यहाँ पे पढ़ाई कर रही थी मास्टर्स, उसके बाद उसकी जॉब भी जो है यहाँ पे लग गई थी। अब हमारा प्लान था बाद में कि भाई जर्मनी में सेटल होना है या फिर यूके में सेटल होना है। तो अगर यूके में उसकी ऑलरेडी जॉब लग गई थी और उसको पीआर यहाँ पे मिल सकता था, दूसरा ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, यहाँ पे सेटल होना ईजी है, यहाँ पे हर चीज डेली लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा ईजी है एज कंपेयर टू जर्मनी। जर्मनी में सिर्फ सैलरी मुझे ज्यादा लग रही थी, थोड़ा क्लीन है, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्न है, यस, बट ओवरऑल देखा जाए तो मुझे ऐसे लगा कि पूरी लाइफ मैं जर्मन नहीं बोल सकता। पूरी लाइफ में मतलब ये जो मैंने सिचुएशन यहाँ पे डील करी है 2 साल में, ये मैं सिचुएशन जो है इसके थ्रू मैं पूरी लाइफ यहाँ पे नहीं जी सकता। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने डिसाइड किया कि नहीं, यूके जो है वहीं पर ही हम सेटल होंगे। तो इसलिए शादी करने के बाद मैं यहाँ पे यूके में मूव हो गया। तो ये था ओवरऑल प्रोसेस और ये बेसिकली रीजन था यूके मूव होने का। हमसे काफी सारे लोग पूछते कि गौरव ने जर्मनी में पढ़ाई करी है बट वो यूके में क्यों मूव हो गए, तो ये बेसिकली रीजन था। मेरा पर्सनल ऐसा ओपिनियन है कि मुझे वहां पर फील लाइक होम वाली वो नहीं आई है। दूसरा, अगर मैं अभी को बोलता कि भाई तू भी यहाँ पे आजा जर्मनी में, और उसको भी जर्मन सीखनी पड़ती, फिर पीआर के थ्रू वो पूरा प्रोसेस होता, वहां पे नई जॉब लेनी पड़ती, जर्मन सीखनी पड़ती, स्ट्रगल करना पड़ता है, तो ये सब हम नहीं करना चाहते थे। तो हमने कहा चलो यूके मूव हो जाते हैं, यूके में सेटल हो जाएंगे। तो ये सिस्टम था वहां पे। अब बात आती है कि भाई आपको डिसाइड करना है आपको जर्मनी जाना है या नहीं जाना। वो आपके गोल्स पे डिपेंड करता है, आपकी पर्सनल सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप वहां पे जाना चाहते हो। आप वहां पे पढ़ाई, डेफिनेटली पढ़ाई बहुत ही अच्छी है, कम पैसे लगेंगे, जॉब अच्छी, मतलब अच्छे सैलरी पे आप काम करोगे वहां पे, शेंगन पूरे यूरोप में आप घूम सकते हो। तो डेफिनेटली आप जाओ और आप वहां जाके एक्सपीरियंस करोगे कि भाई आपको कैसा लग रहा है, आप वहां पे रह सकते हो पूरी लाइफ या नहीं रह सकते हो। सो डेफिनेटली इफ योर गोल्स एंड अपॉर्चुनिटी टू परस्यू देम वे मोर देन ड्रॉबैक्स, देन यू कैन गो एंड यू कैन लिव योर लाइफ इन जर्मनी। और आपका जो भी एक्सपीरियंस होगा, आप अगर आप ऑलरेडी जर्मनी में हो तो कमेंट करके ये भी बताओ कि जो मैंने बताया है उससे आप रिलेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो बेसिकली यही है यार, आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी लाइफ में क्या गोल है और क्या अपॉर्चुनिटीज आपको चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग अभी हम यहाँ पे रह रहे हैं, अच्छी लाइफ है यहाँ पे, घर भी हमने ले लिया था, 4-5 साल होने वाले हैं घर को, और काफी मतलब सही चल रहा है। यस, सैलरीज जो है वो कम है ऑब्वियसली जर्मनी से, बट कहीं ना कहीं आपको सेक्रीफाइस कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। जर्मनी में भी बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और किसी भी कंट्री में जाओगे वहां पे आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। तो ये बेसिकली मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था जर्मनी में रहने का। अगर मुझसे कुछ मिस हो गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। मेरे दिमाग में जो जो आ रहा था मैंने फटाफट आपको बता दिया इस वीडियो में। तो होपफुली आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिल गई होगी, और अगर मिली है हेल्प, आपको अच्छी लगी है वीडियो, मेरा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज कमेंट करके बताना और हमारी वीडियो को लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।